तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन देखा था, अब उसको थोड़ा और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं कि सेक्शन 12 में क्या लिखा हुआ था। सेक्शन 12 में हमने देखा कि प्रोविजन लिखा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विसेज क्या होंगे, जहां पर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है। तो उसके बारे में सेक्शन 12 हमें बात करता है। ये एक जनरल रूल बताता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज क्या होगी, एज वेल एज कुछ अलग रूल भी बताता है सर्टेन स्पेसिफिक सर्विसेज के बारे में। एक बेसिक जनरल रूल है जो स्पेसिफिक सर्विसेज के बारे में नहीं है, मतलब सबके लिए, लेकिन अगर स्पेसिफिक कुछ है उनके लिए अलग से हमें बता रखा है। तो जनरल रूल हमारा उनके लिए लगेगा जहां स्पेसिफिक रूल नहीं है। और it is also important to note that in many cases section provide different place of supply for a service supplied to registered person and unregistered person। तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में सप्लाई का प्लेस हमारा अलग अलग हो सकता है। तो यहां पर डोमेस्टिक सप्लाई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बातचीत नहीं होती है। तो जनरल रूल क्या है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, एक जनरल रूल। This rule is applicable only if the supply or service does not fall in any of the specific cases under section 12। तो सेक्शन 12 में आगे हमारे स्पेसिफिक केसेस थे जो हमने ऑलरेडी देखे थे, उनमें नहीं अप्लाई होता है, बाकी सब पर अप्लाई हो जाता है। और रूल ये क्या कहता है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इज द लोकेशन ऑफ द पर्सन रिसीविंग द सर्विसेज। अगर हम सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो जो सर्विस ले रहा है उसकी लोकेशन हमारी सप्लाई की लोकेशन होगी, प्लेस होगी। सिंस द सप्लायर हैज द जीएसटी ऑफ द पर्सन रिसीविंग द सर्विस, द लोकेशन ऑफ सच जीएसटी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। देखिए, एक जीएसटी का नंबर लेना होता है और वो हम जब सप्लाई जिसको कर रहे हैं वो रिसीवर जो है उसके पास भी जीएसटी है, तो उस पे लोकेशन वगैरह सब होती है कि भैया कहाँ का है वो, कौन सी लोकेशन है, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, तो वहां से आ जाएगा। तो जनरल रूल क्या निकल कर आया हमारा, प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ पर्सन रिसीविंग सर्विसेज इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। ठीक है, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो हमें ये देखना है उसका लोकेशन क्या है। लेकिन अगर सर्विस हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो हमें देखना लोकेशन ऑफ सच अनरजिस्टर्ड पर्सन इफ द एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन इज अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर। तो अगर सप्लायर के पास में उस अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस वगैरह सब है तो वो, अदरवाइज हम सप्लायर की लोकेशन को ही सर्विस की लोकेशन मान लेंगे। यहां लिखा है कि अगर दो पर्सन सप्लायर रेसिपिएंट में से कोई भी आउटसाइड इंडिया होगा, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइंड बाय सेक्शन 13, प्रोविजन रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज आउटसाइड आर कवर्ड एट द फाइनल लेवल। तो वो हमारे इस लेवल में कवर्ड नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, सप्लाई और सर्विस अदर देन which is under subsection 3 to 14 of section 12। इसके अलावा अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो एड्रेस अगर अवेलेबल है सप्लायर के रिकॉर्ड में तो वो, अदरवाइज जो सप्लायर की लोकेशन है वही हम मानेंगे। द डिफॉल्ट प्रिजम्पशन for place of supply in respect of registered recipient। तो B2B सप्लाई होती है, बिजनेस टू बिजनेस, तो वहां तो रजिस्टर्ड ही होता है रेसिपिएंट, तो उसी का लोकेशन आ जाएगा। सिंस रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट इज ऑलवेज देयर एंड द सेम कैन बी टेकन एज प्रॉक्सी फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई।
तो हमें बी टू बी में तो ये बात हो गई कि हमेशा ही रेसिपिएंट का जो लोकेशन है वही आ जाएगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही होता है। द डिफॉल्ट प्रिजम्पशन फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट दैट इज B2C, क्योंकि क्या होता है जो जनरली कंज्यूमर होता है वो रजिस्टर्ड नहीं होता है ना, तो इज ऑल्सो द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अगर उसका रिकॉर्ड में है एड्रेस, है ना, लेकिन अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर की जगह ही मानी जाएगी। For instance, there are various B2C service where the address of recipient is not recorded by supplier. For instance, a person may visit a bank branch where he is not a regular customer and may get a demand draft against cash or request for conversion of foreign currency into local currency. हमारा यहाँ पर एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आपका तो पता नहीं, लेकिन हमें पता है जब पहले कोई भी ड्राफ्ट बनाकर भेजना होता था तो हर बैंक में ये था कि आपका अकाउंट है तभी ड्राफ्ट बनेगा, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये था कि आप कैश देकर भी ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। तो अगर आप गए कैश दिया और आपने ड्राफ्ट बनवा लिया तो उनको हमारा एड्रेस ही नहीं पता है। और वैसे भी देखो एड्रेस जनरली क्या होगा, अगर मान लिया आप उस जगह के हैं और सेम ही सिटी में कर रहे हैं तो सेम ही तो एड्रेस होगा, लेकिन फिर भी मतलब एड्रेस है ही नहीं ना सर्विस सप्लायर के पास, तो फिर सप्लायर का जगह ही माना जाएगा। The bank branch charges commission towards its consideration for the service supplied by it. The place of supply in such cases would be determined based on the location of branch of the bank, as the bank branch doesn't have the address of the said service recipient as a normal business practice. तो हम जो ब्रांच की लोकेशन है उसी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। मिस्टर आर्यभट्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, रजिस्टर्ड हैं न्यू दिल्ली में, वो सप्लाई करते हैं अपने क्लाइंट को चंपक प्राइवेट लिमिटेड ऑफ नोएडा, रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश। In this case, since the supply is made to the registered person, the place of supply is the location of registered recipient, that is नोएडा। तो यहाँ पर IGST लग जाएगा। मिस्टर हीरालाल ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन गुरुग्राम हरियाणा, रजिस्टर्ड है हरियाणा में, प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस टू हिज क्लाइंट मिस्टर पन्नालाल who is a resident of New Delhi but it is not registered under GST. If the address of Pannalal is available in the record of the Mr. Hiralal, location of Mr. Pannalal is New Delhi will be the place of supply, as the location of Hiralal which is Gurugram will be the place of supply. तो ये बात क्लियर है। तो इसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर प्रैक्टिस है आपकी तो कि जनरली आप एड्रेस नहीं लेते हैं, तो आपको जो आसान लगे, अगर आपको लगता है कि एड्रेस लेकर के आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा तो आप ले सकते हैं, नहीं तो मत लीजिए। सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी और लॉजिंग एकोमोडेशन इन ए होटल बोट वेसल, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। तो यहां पर अब स्पेसिफिक आ गया, और जहां पर स्पेसिफिक आ गया वहां पर 12(2) नहीं लगेगा, अब यहाँ पर 12(3) है। स्पेसिफिकली ये सर्विसेज है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, होटल से, बोट वेसल से रिलेटेड, तो यहाँ पर 12(2) नहीं लगेगा, 12(3) लगेगा। सेक्शन 12(3) covers supply of service which are directly in relation to an immovable property or by of lodging accommodation in hotel etc. or a houseboat or vessel or accommodation in any immovable property for organization, social, business function etc. Such services are classified in the following major category. तो A पार्ट है इसका, ये क्या रखा है, सर्विस प्रोवाइडेड डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग दोज बाय आर्किटेक्ट, जैसे आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर जाते हैं वहां पर डिजाइन या नक्शा वगैरह बनाया उसका, तो ये डायरेक्टली है इन रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर्वेयर है, इंजीनियर है, अदर रिलेटेड एक्सपर्ट है, एस्टेट एजेंट है, आपने किसी से कुछ ब्रोकरेज बेसिस पर प्रॉपर्टी डीलर से कुछ खरीदा बेचा, तो ये डायरेक्टली है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी और फॉर कैरिंग आउट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। Services provided by lodging accommodation by hotel, inn, guest house, home stay, club, composite houseboat vessel.
Services provided by the accommodation in immovable property for organization, marriage, reception, official, social, cultural, religious function, including service provided in relation to such function at such property. मतलब आप पार्टी वगैरह कर रहे हैं, चाहे किसी भी रिलेटेड हो, कोई फंक्शन कर रहे हैं, वो सब आ जाएगा। और इससे रिलेटेड और सर्विसेज जो है, इन all above cases, location of immovable property or the boat or vessel or where such immovable property or the boat or vessel is intended to be located is the place of the supply. तो यहाँ लिखा if the immovable property boat is located or intended to be located outside India, the location recipient of service shall be the place of the supply. तो यहाँ लिखा है द प्रोविजन इज एप्लीकेबल ऑन प्रॉपर्टी ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड डेवलप्ड एज वेल एज ऑन द प्रॉपर्टी येट टू बी कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड. फॉर एग्जांपल, if the services had been supplied for an immovable property which is yet to be constructed, developed, that it architect services है, drawing a plan of building, वो तो बिल्डिंग बनने से पहले ही काम करेगा. The place where such immovable property is intended to be located is the place of supply. सुनामी बिल्डर्स, नाम देखो क्या, सुनामी, पहले ही सुनामी लाने को तैयार है. सुनामी बिल्डर्स है, is constructed a factory building for Skylab Private Limited, कोलकाता, in New Delhi. तो ये बिल्डर है मुंबई के, ये बिल्डिंग बना रहे हैं कोलकाता वालों के लिए, लेकिन दिल्ली में बना रहे हैं. The place of supply is the location of immovable property, that is New Delhi. Shah and Shah, an architectural firm at Kolkata, has been hired by Moria Builders of Mumbai to draw up a plan for high-rise building to be constructed by them in Ahmedabad. The place of supply is place where the immovable property is intended to be located, that is Ahmedabad. कौटिल्य, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, न्यू दिल्ली है, वो ट्रेवल कर रहे हैं मुंबई में बिजनेस के लिए और वहीं होटल में रह रहे हैं. The place of supply accommodation service is the place where the hotel is located, that is Mumbai. Goluram, a consulting engineer based in Mumbai, Maharashtra, rendered professional service in respect of immovable property of Boluram of Bangalore, located in Australia. Since the immovable property is located outside India, the place of supply service is the location of recipient, that is Bangalore. And note the place where the immovable property is located, Australia. It is important to note that this case should not be confused with the case where either the supply or recipient is located outside India. जब हम सेक्शन 12 स्टार्ट कर रहे थे, उसी समय हमने बात करी थी कि सेक्शन 12 वहां नहीं लगेगा जहां सप्लायर या रेसिपिएंट की लोकेशन आउटसाइड इंडिया. यहां पर वो बात नहीं है, लोकेशन रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों की इंडिया में, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया. तो यहां पर हमारा वैसे तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसी का जो लोकेशन है वही लेते हैं हम, लेकिन अगर वो इंडिया के बाहर है तो ऐसी सिचुएशन में जो रेसिपिएंट की लोकेशन है उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं. If the property is located outside India and both supply and recipient are located in India, तो ये अलग है बात. तो प्रोविजन को हम कैसे समराइज कर सकते हैं? सप्लाई और सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी और लॉजिंग, एकोमोडेशन इन होटल, बोट, वेसल, एकोमोडेशन, फंक्शन वगैरह है. तो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या बोट वगैरह इंडिया में है तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी ले लेंगे. अगर आउटसाइड ही है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ले लेंगे.
immovable property, boat, vessel located in more than one state. Sometimes immovable property may extend to more than one location. जैसे रेलवे लाइन है, नेशनल हाईवे, ब्रिज है, रिवर पर कुछ काम हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट, द सर्विस इज डीम्ड टू हैव बीन सप्लाइड इन ईच ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट in proportion to the value of service determined as per the agreement और कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पर एक से ज्यादा स्टेट कनेक्टेड है वहां पर एग्रीमेंट के हिसाब से रेशो निकाल कर ले लेंगे। मैनर क्या रहेगा, अगर हमारा अब्सेंस है, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा नहीं लिखा कि प्रोपोर्शनेट कैसे कर रहे हैं। In the absence of contract or agreement between the supplier and recipient, the proportionate value of service supplied in different state or union territory is computed as per the rule 4 of IGST rules। अब ये रूल 4 क्या कहता है? ये कहता है टाइप्स ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड फैक्टर विच डिटरमाइन द प्रोपोर्शनेट वैल्यू। ए पार्ट कहता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लॉजिंग एकोमोडेशन बाय होटल इन गेस्ट हाउस एंड इट्स एंसिलरी सर्विस अदर देन the cases where property is a single property located in two or more states। तो लिखा है नंबर ऑफ नाइट स्टेड इन ईच सच प्रॉपर्टी। देखिए मैं बताता हूं, मेरा क्या है, मान लिया मैंने बुकिंग कराई होटल की मेक माई ट्रिप से, मैंने 2 होटल एक साथ बुक कराए। अब एक होटल जो है कर्नाटका में है और एक तमिलनाडु में है। अब दोनों एक साथ बुकिंग कराई, एक साथ पेमेंट हो गई। अब वो कैसे करें? तो ये क्या रखा है, जितने नंबर ऑफ नाइट आप जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं उस रेशो में आप निकाल लीजिए। ऑल अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन relation to immovable property including service by of accommodation in any immovable property for organizing any marriage etc in case supply of accommodation by hotel, ये सब लिखा हुआ है। तो एरिया ऑफ द इमूवेबल लाइंग इन ईच टेरिटरी, तो अगर और कोई सर्विसेज है तो उसमें एरिया देखेंगे कि कितना एरिया कितनी स्टेट में आ रहा है। और सर्विस बाय ऑफ लॉजिंग एकोमोडेशन बाय हाउस बोट वेसल और एंसिलरी सर्विस, आपने हाउस बोट लिया, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है या क्या है, तो टाइम स्पेंड बाय द बोट और वेसल इन ईच ऑफ द स्टेट, तो वो हम मान लेंगे रेशो, कितना टाइम आपने कहाँ लगा। एग्जाम्पल नंबर 14, lodging accommodation by hotel in guest house and ancillary service excluding the property located in 2 or more state। एक होटल है, चेन है, चार्जेस ए कंसोलिडेटेड सम ऑफ 30,000 फॉर स्टे इन द 2 एस्टेब्लिशमेंट इन दिल्ली एंड आगरा, where the stay in Delhi is for 2 nights and the stay in the Agra for 1 night। The place of supply is the case is both Delhi and Uttar Pradesh and the service shall be deemed to have been provided in Delhi and Uttar Pradesh in the ratio 2:1, क्योंकि 2 नाइट दिल्ली में 1 नाइट यूपी में। तो 30,000 में से 20,000 एंड 10,000 अमाउंट आ जाएगी। अदर सर्विसेज, there is a piece of land area 20,000 square feet which is partly in state 1, 12,000 square feet and 8,000 in state 2। तो हमें इस पे काम करना है और रेशो क्या आ गया, इसको रेशो 12:8 मतलब 3:2 आ गया। तो जो भी पैसा इस रेशो में बांट लेंगे। हाउस बोट में क्या होगा, एक कंपनी प्रोवाइड 24 आवर्स अकोमोडेशन इन हाउस बोट जो केरला और कर्नाटका में जाएगी। 22 आवर्स वो केरला में रहेगी और 2 आवर्स वो कर्नाटका में रहेगी। एज डिक्लेयर बाय द सर्विस प्रोवाइडर, तो वही लिखा हुआ है जितना डिक्लेयर किया उसने। द प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस, क्योंकि
एग्जैक्टली हर जर्नी के एक एक घंटा कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो जो उन्होंने जनरली जो बता रखा है इतना टाइम यहाँ लगेगा इतना टाइम, जैसे हम ट्रेन से जाते हैं तो हमें पता है ना ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ से इतना समय यहाँ से इतना समय लगेगा, तो वो हमारे एक जनरल टाइम है। द सर्विस शैल बी ड्यूइंग टू बी प्रोवाइडेड इन द रेशो टाइम स्पेंड 22:2, दैट इज 11:1। ठीक है, इसका एक क्विज टाइम है, ये आप कर लीजिएगा। अब है सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 और ये है रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी एंड हेल्थ सर्विसेज। वैसे तो कॉम्बिनेशन नहीं है, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग के साथ में पता नहीं क्या क्या जोड़ दिया। द प्लेस ऑफ सप्लाई of restaurant and catering service, personal grooming, fitness, beauty treatment, health service including cosmetic and plastic surgery is the location where service are actually performed। तो जहां पर काम हुआ वो प्लेस मान लिया जाएगा। मिस्टर दादलानी बिजनेसमैन है, हैदराबाद के हैं और ये मुंबई में आए हैं बिजनेस ट्रिप पर। द प्लेस ऑफ सप्लाई और रेस्टोरेंट सर्विस इज मुंबई, क्योंकि मुंबई में खाना खा रहे हो। एक मेकअप आर्टिस्ट है कोलकाता में, वो जयपुर गई हैं राजस्थान में, मेकअप किया वहां पर उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस का, जो मुंबई से रिलेटेड है। प्लेस ऑफ सप्लाई इज जयपुर, क्योंकि काम वहीं पर। ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट सर्विसेज है सेक्शन 12 सबसेक्शन 5। The place of supply of service in relation to training and performance depends upon whether supply is B2B or B2C. In B2B supply, that is where the recipient of service is registered person, the place of supply is the location of such person. क्योंकि B2B में हमें उसका पता होता है। However, in case of B2C supply where recipient of service is unregistered, the place of supply is the where service is actually performed. मिस्टर सुरेश अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने न्यू दिल्ली में बात करी है, ट्रेनिंग लेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की दिल्ली में, तो रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी न्यू दिल्ली। सेक्शन 12(6) सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू इवेंट अम्यूजमेंट पार्क या अदर प्लेसेस। तो अगर कोई ऐसा है जहां पर एडमिशन हो रहा है अलग अलग इवेंट के लिए, तो इज द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क और सच अदर प्लेस इज लोकेटेड। तो जहां काम हो रहा है वही हम मान लेंगे। वीरू भाई वीरानी रेजिडेंट है गाजियाबाद यूपी में, इन्होंने एक टिकट खरीदा है सर्कस का गुरुग्राम में हरियाणा में, बाय ए सर्कस कंपनी बेस्ड इन न्यू दिल्ली। तो सप्लायर न्यू दिल्ली का है, रेसिपिएंट गाजियाबाद का है, और जो ऑर्गेनाइज हो रहा है इवेंट वो गुरुग्राम में है। क्योंकि B2C है तो हम लोग क्या देखेंगे, सर्विस कहाँ हो रही है, इवेंट कहाँ हो रही है, और वो कहाँ हो रही है। इन्होंने टिकट खरीदा है, अच्छा यहाँ तो B2C और B2B की बात ही नहीं है ना, मेरे मुंह से निकल गया। ये मनस्वी है न्यू दिल्ली के, ये टिकट खरीद रहे हैं एम्यूजमेंट पार्क के नोएडा में, तो नोएडा माना जाएगा। 12(7) organization of events, for supplies related to organization of events or assigning sponsorship to such event, the place of supply depend on whether the supply is made to a registered person or unregistered person. When such supply is provided to registered person, तो location of recipient हो जाएगी, और जहाँ unregistered person है तो हम ये देखेंगे कि कहाँ पर ये सप्लाई हुई है,
इन केस ये सप्लाई इंडिया के बाहर हुई है तो हम रेसिपिएंट की लोकेशन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हम पहले भी इस टाइप की बात देख चुके हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, इवेंट, कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, कॉन्फ्रेंस, फेयर, एग्जीबिशन, कुछ भी हो सकता है। प्लेस ऑफ सप्लाई इज एंसिलरी टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सच टाइप ऑफ इवेंट्स। तो हमारा क्या रह गया इसमें, इन शॉर्ट, अगर हम कोई इवेंट या सर्विस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंसिलरी टू द सेम और असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप, तो लोकेशन अगर रजिस्टर्ड है तो उसकी लोकेशन, अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहां पर इवेंट हो रही है ना। लेकिन अगर वो इवेंट इंडिया के बाहर हो रही है तो रेसिपिएंट की लोकेशन आ जाएगी। मेगा इवेंट्स एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है न्यू दिल्ली में। उन्होंने एक अवार्ड फंक्शन रखा है अहमदाबाद वाले रेसिपिएंट के लिए मुंबई में, क्योंकि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो सप्लाई हम मानेंगे उसकी लोकेशन, और वो है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद मानी जाएगी। मेगा इवेंट ने एक ऑर्गेनाइज करी है इवेंट अहमदाबाद में, अगेन अहमदाबाद वालों के लिए। मॉरिशियस, मॉरिशियस इंडिया के बाहर है तो हम देखेंगे। वैसे भी हमारा जो प्लेस होता है वो अनरजिस्टर्ड के लिए देखा जाता है। रजिस्टर्ड के लिए तो हम यही देखते हैं, यहाँ पर लोकेशन रेसिपिएंट की देख लेते हैं अगर वो रजिस्टर्ड है ना। और अगर लोकेशन इंडिया के बाहर है तो लोकेशन रेसिपिएंट की देखते हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड, क्योंकि रजिस्टर्ड के केस में तो हमेशा ही उसकी लोकेशन देखनी है, और अनरजिस्टर्ड के केस में भी लोकेशन उसकी देखी जाएगी अगर इंडिया के बाहर है। तो इन शॉर्ट मॉरिशियस होते ही रेसिपिएंट की लोकेशन आ जाएगी जो कि अहमदाबाद है। अगर इवेंट एक से ज्यादा स्टेट में होता है तो क्या होगा, इफ द इवेंट इज हेल्ड फॉर मोर देन वन स्टेट और एक साथ अमाउंट चार्ज करी गई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज डीम्ड टू बी ईच ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट जहां पर हमने सर्विस दी है, वैल्यू प्रोपोर्शन हो जाएगी। लेकिन तभी जब अनरजिस्टर्ड हो, क्योंकि रजिस्टर्ड के केस में तो प्लेस ऑफ सर्विस होता ही नहीं है। तो ये कब होगा, जब रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और इंडिया में हो रही है ना। क्योंकि अबव इज ओनली फॉर द रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड, क्योंकि रजिस्टर्ड के लिए तो लोकेशन रेसिपिएंट की ली जाती है। मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग प्रोपोर्शन, तो इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो प्रोपोर्शन लेने के लिए हम रूल नंबर 5 लगाते। ठीक है, एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मूनलाइट इवेंट प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया प्रोपोर्शनल इवेंट स्टेट 1 एंड स्टेट 2 में, और रेसिपिएंट है आत्माराम जो कि अनरजिस्टर्ड है। 3 इवेंट्स स्टेट 1 में हो रही है और 2 इवेंट स्टेट 2 में हो रही है, और हमने 10 लाख रुपए है, तो दोनों स्टेट में सप्लाई है। तो 3:2 का रेशो निकाल लें। इवेंट अगर नंबर ऑफ इवेंट अगर हम देख रहे हैं 3:2 के रेशो में बांट देते। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कोरियर, सेक्शन 12(8). द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस by way of transportation of goods including by mail or courier etc provided to a registered person in case registered person है तो location of such person हो जाएगा। लेकिन जहां पर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाएगा तो सप्लाई की लोकेशन दी जाएगी। प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर, जहां पर इसको हमने सप्लाई किया। अगर गुड्स इंडिया के बाहर सप्लाई हो रहे हैं, इफ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड इंडिया द डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या मतलब है इसका, देखिए एग्जांपल।
मेसर्स सुखीराम प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी दिल्ली में है, इन्होंने कोरियर भेजा है पुणे, और थ्रू मेसर्स ब्रू एयर कोरियर सर्विसेज। जो रेसिपिएंट है रजिस्टर्ड पर्सन है सुखीराम प्राइवेट लिमिटेड, ये सर्विस ले रहे हैं, तो इनके लिए यही दिल्ली में इनकी लोकेशन है, तो ये दिल्ली में मानी जाएगी। एक रजिस्टर्ड पर्सन है दिल्ली में, उन्होंने कोरियर भेजा अपने भाई को अमृतसर में। रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होने की वजह से प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगी वो हो जाएगी जहां पर ये माल हैंडेड ओवर हुआ है, तो इन्होंने कहां से भेजा है, कोरियर कंपनी दिल्ली में है ये अनरजिस्टर्ड, तो दिल्ली से इन्होंने कोरियर करवाया है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहां पर इन्होंने दिया होगा, दिल्ली में, तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है। अगर अनरजिस्टर्ड को दिया जाता है एट विच आर हैंडेड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है, एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है कानपुर में बेस्ड है, उसको हायर किया है हेजल एंटरप्राइजेस ने, जो रजिस्टर्ड है कानपुर में, और उन्होंने कहा कि आप ट्रांसपोर्ट करो दिल्ली में माल। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो हमारा लोकेशन क्या मानी जाएगी, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट की, दैट इज कानपुर। सुखविंदर ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, एक गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी based in Noida, is hired by Chaya Trade Links registered supplier New Delhi to transport its consignment of goods to buyer in Kanpur. The recipient being registered, the place of supply is the location of recipient. और रेसिपिएंट कौन है, दिल्ली में छाया ट्रेड लिंक्स, तो वो सर्विस ले रहा है सुखविंदर ट्रांसपोर्ट कंपनी से, तो लोकेशन उसी की मानी जाएगी दिल्ली में। Mr. Shrikant, a manager in a bank, is transferred from Bareilly, Uttar Pradesh to Bhopal. Mr. Shrikant's family is stationed in Kanpur. He hires Goel Carrier of Lucknow, registered in UP, to transport his household goods from Kanpur to Bhopal. तो रेसिपिएंट तो अनरजिस्टर्ड है, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर, और कहां पर हैंडेड ओवर हुआ है, कानपुर में, क्योंकि फैमिली इनकी कानपुर में है, तो इन्होंने जो है कानपुर से भोपाल में भिजवाया माल। तो जहां माल पहुंचा है, जहां से भिजवाया है, वो कौन सी जगह है, कानपुर। तो कानपुर क्योंकि अनरजिस्टर्ड है, तो कानपुर माना जाएगा। सेक्शन 12(9) पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो यहाँ क्या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो लोकेशन वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर ए कंटिन्यूअस जर्नी। इसका डेफिनेशन अभी क्या रखा है देखें। और इशू ऑफ राइट टू पैसेज फॉर फ्यूचर यूज एंड पॉइंट ऑफ बोर्डिंग नॉट नोन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ राइट, कोई पास वगैरह है या फ्यूचर की जर्नी के लिए है। तो इफ द एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन इज अवेलेबल, लोकेशन ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, otherwise location of service. The return journey is treated as a separate journey even if the ticket for onward and return are issued at the same time. तो जाने और आने की टिकट अलग अलग होगी। देखिए जैसे मिस्टर अमर है, रजिस्टर्ड पर्सन दिल्ली में है, ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू बेंगलोर इन एयरजेट फ्लाइट। Mr. Amar has bought the ticket for the journey from Airjet office registered in New Delhi.
द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दैट इज न्यू दिल्ली। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर रजिस्टर्ड है, यहां पर लिखा है रजिस्टर्ड है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है। एक रजिस्टर्ड पर्सन है, हैज कम टू दिल्ली ऑन ए वेकेशन, उसने प्रीपेड दिल्ली मेट्रो कार्ड खरीदा दिल्ली मेट्रो से, ताकि वो टेंशन फ्री एनसीआर में काम कर ट्रेवल कर सके। रेसिपिएंट बीइंग अनरजिस्टर्ड पर्सन, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द एड्रेस ऑफ द मिस्टर सुब्रमण्यम मन्यन, क्या नाम है जो भी है, चेन्नई में। इफ द एड्रेस ऑफ दिस इज नॉट अवेलेबल विद द दिल्ली मेट्रो, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर और सर्विसेज दैट इज न्यू दिल्ली। तो यहां पर क्या लिखा था कि हमारा जो एड्रेस है रजिस्टर्ड पर्सन का, अगर वो अवेलेबल है तो वो लोकेशन, अदरवाइज सप्लायर की लोकेशन मानी जाएगी। मिस्टर श्याम एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है गुरुग्राम में, हरियाणा में। उन्होंने 2 वे एयर जर्नी टिकट न्यू दिल्ली से मुंबई 5 दिसंबर को करी है। वो नई दिल्ली से 10 दिसंबर को गए हैं, लेट नाइट फ्लाइट है जो नेक्स्ट डे मुंबई में पहुंची है। फिर ये 14 दिसंबर को फ्लाइट से वापस दिल्ली आ गए हैं। रिटर्न जर्नी सेपरेट जर्नी है, इवन इफ टिकट फॉर ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी आर इशूड एट द सेम टाइम। अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी आउटर आर लोकेशन वेयर द अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है, और अगर उसका एड्रेस नहीं है तो हम ये बात करते हैं कि जो सप्लायर का एड्रेस है, वो लोकेशन है, वो हो जाती है। तो यहाँ लिखा है कि जहां पर आउटवर्ड और रिटर्न जर्नी लोकेशन जहां से अनरजिस्टर्ड पर्सन ने स्टार्ट किया है कॉन्टिन्यूस जर्नी, तो कहां से स्टार्ट किया उसने, एक जर्नी दिल्ली से शुरू करी थी तो वो दिल्ली से, और दूसरी जर्नी उसने मुंबई से शुरू करी थी क्योंकि दोनों को सेपरेट माना जाता है, तो यहाँ पर मुंबई। तो यहाँ ये बोल रखा है कि लोकेशन ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, है ना। और अगर कोई कंटिन्यूस जर्नी है तो लोकेशन जहां से पैसेंजर ने वो स्टार्ट किया। तो जैसे यहाँ पर कंटिन्यूस जर्नी है तो यहाँ हमारा फर्स्ट वाला पार्ट लगेगा, ना कि सेकंड वाला, है ना। अब फ्यूचर यूज के लिए बोल रखा है क्या होगा, तो एग्जांपल ऑफ इशू ऑफ राइट टू पैसेज फॉर फ्यूचर यूज पॉइंट ऑफ बोर्डिंग नॉट नोन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ राइट। एयरलाइन ने क्या करा, एक सीजनल टिकट में 10 वाउचर दिए जो आप कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस कार्ड इशूड बाय द न्यू दिल्ली मेट्रो कुड बी यूज पर्सन इन नोएडा, न्यू दिल्ली वगैरह सब यूज करा जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या पढ़ा था, फ्यूचर के लिए तो इशू पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन वन टाइम हो रहा है तो हमारा ये था, और अगर इशू है फ्यूचर के लिए तो ये था हमारा, है ना। तो यहां इन शॉर्ट हमारा क्या है, हम ये देखेंगे कि अगर सिंपल वन जर्नी है और फिक्स जर्नी है तो हम ये देखेंगे जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और अगर जर्नी है ऐसी जो जैसे कार्ड वगैरह बन जाता है और लंबे समय के लिए है या कोई वाउचर वगैरह है, तो हम ये देखेंगे कि जो अनरजिस्टर्ड है उसका एड्रेस है या नहीं। अगर एड्रेस है तो उसकी लोकेशन, नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन। तो पैसेंजर जैसे हवाई जहाज से जा रहे हो तो आपको पता है ना कि फिक्स जर्नी है। तो अब यहाँ कॉन्टिन्यूस जर्नी क्यों बोला, क्योंकि वो जैसे ट्रेन है, हमने बात करी थी ना, ट्रेन अलग अलग स्टेट से निकलती हुई जा रही है, या फिर हवाई जहाज है, उतरा फिर रुका फिर चला, कई बार बीच में स्टॉपेज भी होते हैं, तो उसको हम कॉन्टिन्यूस जर्नी बोल देते हैं। तो जहां फिक्स है, हमें पता है पैसेंजर का ये फिक्स है और फ्यूचर से रिलेटेड है, तो वहां पर वो वाली बात आ जाएगी।
लेकिन मेन बात है कि इतनी सारी छोटी छोटी बातें याद कैसे रहेंगी, तो इसके लिए शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, रिवीजन वीडियोस बार बार देखनी पड़ेंगी, ताकि हम लोग इस पूरे के पूरा, अगर हम माने 100-150 घंटे का सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट को हम 10 घंटे में कैसे कवर करें, 5-6-8 घंटे में कैसे कवर करें, क्योंकि एक पेपर के बाद दूसरे पेपर के बीच में हमें पढ़ाई करने के लिए 8-10 घंटे से ज्यादा का टाइम कायदे से एक क्वालिटी टाइम नहीं मिल पाता। ज्यादा 10-12-15 घंटे पढ़ लेंगे आप, तो उसमें आपको अगर दो सब्जेक्ट मिक्स है, जैसे फिलहाल तो ये है कि इनकम टैक्स और जीएसटी मिक्स है, और एक पेपर बीच में एक छुट्टी भी है, तो आपके पास जो टोटल टाइम दो पेपर के बीच में पढ़ाई के लिए मिलेगा, वो आप 12-15-18-20 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। तो आइडियली एक सब्जेक्ट को पढ़ाई करने के लिए आपको 10 घंटे के आसपास मिलेंगे। तो उस 10 घंटे में आप ऐसा रिवाइज करें कि आप एग्जाम में सब कुछ लिख कर आ पाए, तो उसके लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि आपने एक बार पढ़ लिया और पेपर में जाएंगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, 15-20 नंबर से ज्यादा नहीं आएंगे 100 में से। तो आइडियली पेपर से पहले 6 बार रिवाइज करना थोरोली, तो जाकर पेपर में हमारे मोर देन 60 मार्क्स आ पाएंगे। सर्विस सप्लाइड ऑन बोर्ड सर्विसेज जो दी जाती है, तो सर्विस सप्लाइड ऑन बोर्ड एक कन्वेंस, तो लोकेशन ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, कन्वेंस इंक्लूड वेसल, एयरक्राफ्ट और ट्रेन और मोटर। तो अब जैसे मान लिया आप बीच में खाना खा रहे हैं, हवाई जहाज उड़ रहा है और बीच में खाना खा रहे हैं, तो हवाई जहाज कहाँ से उड़ा था, है ना, तो वो ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। You may recollect that the process place of supply of goods on board a conveyance is the location at which goods are taken on the board। हमने पढ़ा था गुड्स में कि जहां पर माल चढ़ाया गया था, वो लोड हुआ था, वो लिया था। ऐसे सर्विस बीइंग इंटेंजिबल, the same proxy cannot be used for determining the place of supply for service supplied on board or conveyance. Therefore, for services, the proxy is the location of the first scheduled point of departure of that conveyance for the journey. However, the determining the place of supply of both goods and service supplied on board a conveyance, no distinction is made between registered and unregistered recipients. तो इसमें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की बात ही नहीं है। तो ये ट्रेवलिंग कर रहे हैं दिल्ली से मुंबई फ्लाइट में, और इन्होंने he desired to watch the English movie during the journey by making the necessary payment. The payment place of supply of such service of showing movie on demand is the first scheduled point of departure, that is Delhi. आपने कहा कि मुझे मूवी देखना है, या ड्यूरिंग द पता क्या होता है, जब आप फ्लाइट में जा रहे होते, पता चला यहाँ से यूएसए जा रहे हैं, पता चला 24 घंटे की फ्लाइट है, तो आपने कहा मुझे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, मुझे काम करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है इंटरनेट मिल जाएगा आपको, 2000 रुपए दीजिए, आपको 24 घंटे के लिए इंटरनेट मिल जाएगा। तो वो क्या है, 2000 रुपए सर्विसेज है, तो उसके लिए जहां से आप उड़े हैं वो माना जाएगा। अब बीच में दुबई रुकी फ्लाइट, फिर दुबई से वो यूएसए गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुबई माना जाएगा। चले हम दिल्ली से, तो वो तो इंटरकनेक्टिंग फ्लाइट या बीच में होता है, तो उसको हम नहीं मानते जहां से स्टार्ट हुआ। सेक्शन 12(11) telecommunication services. Telecommunication services include the service of telephone data transfer, broadcasting, D2H. Section 12(11) clarify the communication service into 3 categories. Service provided using a fixed telecommunication line, leased circuits, internet leased circuit, cable और dish antenna. जैसे आपके यहाँ लैंडलाइन बिल होता है, या कई बार आप इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं तो केबल के थ्रू लेते हैं। पोस्ट बिल कनेक्शन हो सकता है और प्रीपेड कनेक्शन भी हो सकता है, प्रीपेड सर्विसेज भी हो सकती है। तो इसमें क्या है कि अगर फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन है और लीज्ड है, इंटरनेट लीज्ड सर्किट है, या केबल और डिश एंटीना है, तो प्लेस ऑफ सर्विस सप्लाई क्या होगा, लोकेशन वेदर टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लीज सर्किट और केबल कनेक्शन और डिश एंटीना इज इंस्टॉल। क्योंकि यहाँ फिक्स्ड है, तो जब फिक्स्ड है तो हमें पता है ना कहां पर हमने लगा रखा है,
तो वो ले लेंगे। रेसिपिएंट कोई भी हो, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पोस्ट पेड कनेक्शन में बिलिंग एड्रेस हमें पता है, ठीक है ना। अगर बिलिंग एड्रेस नहीं है अवेलेबल तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, ठीक है। प्रीपेड कनेक्शन है, रिचार्ज कूपन है, तो सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू सेलिंग एजेंट, रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज, रिचार्ज वाउचर, तो एड्रेस ऑफ सेलिंग एजेंट माना जाएगा। हमने जब हम ये सेक्शन पढ़ रहे थे तब भी हमने बात करी थी। और सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर द लोकेशन वेयर सच प्रीपेमेंट इज रिसीव्ड और सच वाउचर आर सोल्ड। तो रीसेलिंग सेलिंग एजेंट नहीं है, किसी और के थ्रू गया है, तो लोकेशन वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड। और प्रीपेड सर्विस द पेमेंट फॉर विच इज मेड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट, तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अदर केसेस, कोई अदर केसेस है, द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, तो एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट और लोकेशन अगर सप्लायर ऑफ सर्विसेज ले लेंगे अगर हमें एड्रेस अवेलेबल नहीं है। अगेन यहाँ पर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की बात नहीं है। कलकत्ता में इन्होंने लैंडलाइन फोन लिया है घर पे, तो वही घर का एड्रेस आ जाएगा। मिस्टर राजकुमार दिल्ली है, गेट्स ए डीटीएच इंस्टॉल्ड एट द होम इज विलेज इन यूपी, तो वो माना जाएगा यूपी, डीटीएच जहां इंस्टॉल्ड है। मिस्टर शास्त्री टेक्स ए पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन इन मुंबई फ्रॉम Bluebell Limited and give his residence address at Mumbai as the address for billing with supplier. तो इन्होंने मुंबई में कनेक्शन लिया पोस्टपेड और अपने घर का एड्रेस दे दिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट दैट इज मुंबई। मिस्टर जो दिल्ली में है, इन्होंने पोस्टपेड कनेक्शन लिया है, ठीक है। न्यू दिल्ली में बिलिंग है लेकिन ऑनलाइन पेमेंट करी गोवा से, तो बिलिंग एड्रेस क्या है, दिल्ली, तो दिल्ली ही माना जाएगा। मिस्टर झुमरू है पुणे में, परचेज ए प्रीपेड कार्ड फ्रॉम ए सेलिंग एजेंट इन मुंबई, तो मुंबई में माना जाएगा, जो सेलिंग एजेंट है उसका। मिस्टर फ्रेडी हैं, उन्होंने प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज कराया एक दुकान से, तो लोकेशन जहां पर प्रीपेमेंट मिली है, क्योंकि अगर वो कोई एजेंट नहीं है तो जहां पर पेमेंट मिली है वहां पर, और पेमेंट कहाँ हुई है, चेन्नई में, तो चेन्नई में। Leased circuit is installed in more than one state or union territory. If the leased circuit is installed in more than one union territory, consolidated amount charge हुई है, तो हम प्रोपोर्शन लेंगे, सर्विस वैल्यू ऑफ सर्विस कितनी कितनी कहाँ हुई है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैनर ऑफ सर्विस अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो क्या होगा, तो रूल नंबर 6 है इसके लिए, पहले रूल 4 था, एक जगह रूल नंबर 5 था, यहाँ रूल नंबर 6 है। तो यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ सर्किट बिटवीन टू पॉइंट्स और प्लेसेस द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेस ऑफ सर्किट एंड द एंड पॉइंट ऑफ सर्किट विल बी 2 पॉइंट। अब देखो इसमें हमें इतनी गहराई में जाने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि अगर हमारा सप्लायर है और रेसिपिएंट अलग अलग स्टेट में ले रहा है, तो हम प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हर एक यूनियन टेरिटरी में जितने नंबर ऑफ पॉइंट हैं उस रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब नंबर ऑफ पॉइंट का क्या मतलब है,
ठीक है ना. इन केस ऑफ सर्किट बिटवीन टू पॉइंट्स और प्लेसेस द स्टार्टिंग पॉइंट और प्लेस ऑफ सर्किट एंड द एंड पॉइंट एंड प्लेस ऑफ सर्किट विल constitute 2 point. Any intermediate point or place in circuit will constitute a point provided at the benefit of least circuit is also available. ये इतना सब नंबर ऑफ पॉइंट के रेशो में करना है. देखिए यहाँ लिखा है ट्रिनिटी लिमिटेड इंस्टॉल कर रही है एक लीज सर्किट बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई ऑफिस. द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सर्किट इज इन दिल्ली एंड एंड पॉइंट ऑफ इज मुंबई. Hence one point is in Delhi and one is in Maharashtra, Mumbai. तो प्लेस ऑफ सप्लाई एक दिल्ली है एक महाराष्ट्र है, तो इनके जो एक यहाँ एक वहां, तो रेशो 1:1 हो गया. बस सिंपल इतना बहुत है. ठीक है. टर्बो लिमिटेड इंस्टॉल लीज सर्किट बिटवीन द चेन्नई, बेंगलुरु एंड मैसूरू offices of Rio Limited. The starting point of circuit is Chennai and end point is Mysuru. The circuit also connect Bengaluru. Hence one point is in Tamil Nadu and 2 points in Karnataka. तो एक है चेन्नई, एक बेंगलुरु, एक मैसूरू. तो रेशो निकाल लो और कर दो, बस बहुत है इतना. ठीक है. श्रीराम इंस्टॉल लीज सर्किट बिटवीन कोलकाता, पटना एंड गुवाहाटी ऑफिसेस. 3 पॉइंट है. 1 पॉइंट ईच ऑफ सर्किट इज देयर वेस्ट बंगाल, बिहार. तो इस रेशो में बढ़ जाएगा. फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज 12(2). The place of supply of banking and other financial services including stockbroking service to any person is the location of the recipient of service in the record of the supplier of services. However, if the location of recipient is not available, तो location of supplier of services. यहाँ पर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की बात नहीं है. ठीक है. तो मिस्टर देवदास चेन्नई में उन्होंने शेयर खरीदे मुंबई के ब्रोकर से. तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दैट इज चेन्नई. ठीक है. मिस्टर अरिहंत है न्यू दिल्ली, उन्होंने पैसा निकाला एटीएम से अमृतसर में, और वो उनका लिमिट क्रॉस हो गया था फ्री एटीएम विड्रॉल का. तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, दैट इज न्यू दिल्ली. क्या होता है, आप एटीएम से पैसा निकालते हो तो कुछ ट्रांजैक्शन तो फ्री होते हैं. मान लिया 3 ट्रांजैक्शन एक महीने में फ्री है, आप किसी भी एटीएम से पैसे निकाल लो. चौथी ट्रांजैक्शन करोगे तो पता चला 75 रुपए लगेंगे. उसके लिए सर्विस चार्ज लिया उन्होंने. और वो सर्विस चार्ज जो है वो अब कहाँ पर माना जाएगा, तो वो है कि जो रेसिपिएंट है उसका लोकेशन क्या है एज पर द रिकॉर्ड. तो बैंक में अकाउंट है तो रिकॉर्ड था ही, और वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में. तो ये पैसा निकाला अमृतसर में, लेकिन ये माना जाएगा दिल्ली. मिस्टर ऋषभ है, वाराणसी में है यूपी में, ये विजिट कर रहे हैं बैंक यूपी में, न्यू दिल्ली में डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है इन्होंने. मिस्टर ऋषभ डज नॉट हैव एनी अकाउंट विद द सेट बैंक, उसका अकाउंट ही नहीं है, तो उसकी लोकेशन भी नहीं पता. तो सर्विस प्रोवाइडर कहाँ का है, दिल्ली का, तो दिल्ली माना जाएगा. इंश्योरेंस सर्विसेज सेक्शन 12 सबसेक्शन 13. The place of supply of insurance services is the location or recipient where provided to a registered recipient. If such services are provided to person other than registered, the place of supply is the location of recipient as per the record of the supplier of services. तो दोनों में एक ही तो बात कर रहे हैं. ये कह रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, जहां रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को दे रहे हैं. और अगर रजिस्टर्ड अदर देन रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज. तो यही तो पहले भी बात हो रही थी, या नहीं. जो रजिस्टर्ड है उसका लोकेशन जो होगा रजिस्टर्ड. और यहाँ पर है जो रिकॉर्ड लोकेशन में, चाहे वो लोकेशन कोई और भी हो.
इसमें दूसरा पॉइंट नहीं दिया, अगर उनको रिकॉर्ड में नहीं हुआ फिर ऐसा होता है, इंश्योरेंस कराते हैं तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड में आ ही जाता है, बिना उसके आप इंश्योरेंस कर ही नहीं सकते किसी का। मिस्टर शांताराम है, सीईओ हैं शौर्या लिमिटेड के, मुंबई में। कंपनी है महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड, ठीक है। इंश्योरेंस खरीदा उन्होंने तो महाराष्ट्र में आ जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र, है ना। अनरजिस्टर्ड है, कोलकाता में रेजिडेंट है, वो पटना बिहार गए हैं और वो मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर। और क्योंकि वो ले रहे हैं पेरेंट्स के लिए पटना में, तो रिकॉर्ड में पटना ही आएगा, तो वही माना जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू द गवर्नमेंट 1214। Advertisement service to the central, state, statutory, local body for the contract or agreement identified in the contract or agreement. So each of such state, union territory where the advertisement is broadcasted, run, played or dis, तो जितना जहां जहां आपका एडवर्टाइजमेंट है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, प्रपोर्शन ले लेंगे जितना आपने करा। अगर अब्सेंस है एग्रीमेंट में तो हम क्या करेंगे, तो लिखा है कि हम इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सप्लायर एंड रेसिपिएंट द प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल नंबर 3। तो क्या कहता है रूल नंबर 3, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन होगा, the amount payable for publishing an advertisement in all the edition of a newspaper or publication which are published in each state or union territory। तो कितना अमाउंट आपने उसी सेम स्टेट के लिए दिया है वो देख लेंगे, और एग्जाम्पल 50 में इसका बता रखा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है। और पैम्फलेट वगैरह है, कैलेंडर वगैरह, टी शर्ट है, न्यूज़पेपर वगैरह नहीं है। तो हम ये देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर वगैरह में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, हमने ये देखा कि कौन से एडिशन के लिए कितनी पेमेंट हुई है, यूपी के लिए एडिशन के लिए, दिल्ली के एडिशन के लिए। यहाँ है पैम्फलेट वगैरह है या डायरीज वगैरह, तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। होर्डिंग्स है, तो अमाउंट कितनी होर्डिंग्स कौन से स्टेट के लिए दे रहे हैं। ट्रेन में ऐड हो रहा है, क्योंकि ट्रेन पर भी ऐड होता है आजकल, इधर से उधर जाती है, तो रेलवे ट्रैक की लेंथ के रेशो में, अरे बाप रे, उस रेशो में कर देंगे। और यूटिलिटी बिल के पीछे गैस कंपनी के बिल पर छपा हुआ आ रहा है आपका ऐड, तो अमाउंट पेबल टू ईच स्टेट ऑन द बिल, जो अभी आप रेशो में पेमेंट बिल दे रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑन रेलवे टिकट पर ऐड आया, द अमाउंट एट्रिब्यूटेबल टू ईच स्टेट इन द रेशो नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस। और यहाँ पर कितने कंज्यूमर हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए या यूटिलिटी बिल के लिए, नंबर ऑफ कंज्यूमर कितने हैं। रेलवे टिकट के लिए कितने रेलवे स्टेशन आ रहे हैं। रेडियो स्टेशन पर रेडियो में ऐड आ रहा है आपका, तो अमाउंट पेबल फॉर ईच इन द नेम ऑफ टू सच रेडियो स्टेशन विच बाय वर्च्यू ऑफ द नेम इन पार्ट ऑफ ईच स्टेट। तो ये आप एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन चैनल आ रहा है, दूरदर्शन में आपने ऐड दे दिया या किसी में, तो अमाउंट एट्रिब्यूटेबल टू ईच स्टेट calculated based on the viewership of channel in each of the state. Viewership can be ascertained from the channel viewership figure published by the Broadcast Audience Research Council. तो एक जो एजेंसी है वो बताती है कि किसके कितने व्यूअर हैं, उस हिसाब से रेशो में आ जाएगा, ठीक है। फिगर फॉर द लास्ट वीक ऑफ द गिवन क्वार्टर is used for calculating the viewership for the succeeding quarter। तो पिछले क्वार्टर का लास्ट वीक का व्यूअरशिप ले लेंगे बेस, उसके हिसाब से। मान लिया अभी हमारा चल रहा है अक्टूबर, तो ये क्वार्टर हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर।
तो इससे पिछला जो क्वार्टर था वो जुलाई अगस्त सितंबर था, तो सितंबर का जो लास्ट वीक का डाटा है उसको बेस ले लेंगे। Where the channel viewership figure relate to a region comparison of more than one state, तो in the ratio of the population of said state, तो रेशियो ले लेंगे। मतलब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो उसका जो डाटा आएगा, जो रेशियो एक्सचेंज करने के लिए जो फिगर होंगी वो वही आएंगे जो यूज होनी है, तो उस रेशियो में आप बांट दीजिएगा। एक बार तो पढ़ा ही होगा। The ratio of the viewership figure for each state, so when applied to amount payable for the service, shall represent the portion of value attributable to एडवर्टाइजमेंट। हर एक का एग्जांपल है तो उससे और क्लियर हो जाएगा। सिनेमा हॉल में ऐड दिया है आपने, तो अमाउंट पेबल टू सिनेमा हॉल इन स्क्रीन वगैरह कितने हैं हर एक स्टेट में। इंटरनेट पर ऐड दिया है, अब इंटरनेट तो पूरे इंडिया में जा रहा भैया, तो हर एक स्टेट में हम देखेंगे इंटरनेट सब्सक्राइबर कितने हैं। तो इंटरनेट सब्सक्राइबर कैन बी असेंडेड फ्रॉम द टेलीकॉम अथॉरिटी फिगर, वही लास्ट क्वार्टर का हम लेंगे। लास्ट क्वार्टर ऑफ ए गिवन फाइनेंशियल ईयर विल बी यूज फॉर द नंबर ऑफ इंटरनेट फॉर सक्सेडिंग ईयर। यहाँ लास्ट क्वार्टर नहीं है, लास्ट ईयर है। जहाँ एक से ज्यादा होगी तो वहां पर हम पॉपुलेशन का रेशियो देख लेंगे, तो वही सारी बातचीत बता रखी है। एसएमएस के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते हैं आप, एसएमएस आते हैं, तो हर एक स्टेट में हम देखेंगे कि कितने टेलीकॉम सब्सक्राइबर है। तो यहाँ पर लिखा है कि टेलीकॉम सब्सक्राइबर इन कैन बी असर्टेन फ्रॉम द TRAI पब्लिश करता है जो क्वार्टर वाइज उसके लिए, ठीक है। Where such figure relate to a telecom comprising of more than one state, तो हम रेशियो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट देखेंगे लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से। बड़े लंबे चौड़े एग्जाम्पल हैं भाई, और ये एग्जाम्पल हमारे जाकर खत्म होंगे, तब जाकर हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। कोई बात नहीं, अब हमने शुरुआत जो करी है उसे तो खत्म करना ही है। तो एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशंस है। तो ABC एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो डील करती है एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इट हैज वेरियस विंग्स डीलिंग विद वेरियस टाइप्स ऑफ पब्लिसिटी। In furtherance thereof, it issues release order to various agency and entities. These agency and entities thereafter provide the service and then issue invoice to ABC indicating the amount to be paid by them. ABC issues a release order to a newspaper for an advertisement on Beti Bachao Beti Padhao to be published in the newspaper DEF, whose head office in Delhi, for the edition of Delhi, Pune, मुंबई, लखनऊ एंड जयपुर। तो हेड ऑफिस न्यूज़पेपर का दिल्ली में हमने उनको पैसे दे दिए और कह दिया कि भैया दिल्ली में जो तुम्हारा पुणे में एडिशन होता है वहां पर भी, मुंबई, लखनऊ, जयपुर में जहां जहां आपकी न्यूज़पेपर छपते हैं सब में ऐड दो। द रिलीज ऑर्डर विल हैव डिटेल्स ऑफ द न्यूज़पेपर लाइक द periodicity, language, size of advertisement and the amount to be paid to such newspaper. The place of supply of such service shall be the Union Territory of Delhi and the state of Maharashtra, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। क्योंकि इनका जो है दिल्ली में है, पुणे में है, पुणे की वजह से महाराष्ट्र आ गया, मुंबई की वजह से महाराष्ट्र आ गया, लखनऊ की वजह से यूपी और जयपुर की वजह से राजस्थान। The amount payable to the Pune and Mumbai edition would constitute the proportion of the value of state of Maharashtra which is तो हम क्या करेंगे, स्टेट वाइज लेने के लिए पुणे और मुंबई के एडिशंस और उन सबको ऐड कर देंगे।
तो दिल्ली, लखनऊ, जयपुर एडिशन को भी हम लेंगे प्रोपोर्शन के लिए, ठीक है ना। तो DEF शुड इशू सेपरेट स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज इनवॉइस बेस्ड ऑन एडिशन, सो दैट हम आराम से उसको डिवाइड कर सके। तो यही हमने, ये है एग्जांपल नंबर 50 जो हम पढ़ रहे थे कि जहां हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सर्विस हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं और जहां पर हमारा एग्रीमेंट ये जो था हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई स्पेसिफिक टू ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जितना बाय वे ऑफ हमारा अलग अलग स्टेट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के हिसाब से गया है। और जहां पर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है कुछ, तो वहां लिखा था एडवर्टाइजमेंट हो रहा है न्यूज़पेपर में या पब्लिकेशन में, तो अमाउंट पेबल फॉर पब्लिशिंग एन एडवर्टाइजमेंट इन ऑल द एडिशन ऑफ ए न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन विच आर पब्लिश्ड इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एडिशन वाइज देखेंगे कौन कौन सी स्टेट में कितना। नेक्स्ट था प्रिंटेड मटेरियल, जैसे पैम्फलेट है, लीफलेट्स है, डायरीज है, कैलेंडर है, टी शर्ट्स है। तो हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईच मटेरियल इन ईच स्टेट, कितना अमाउंट हम दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हर एक स्टेट में। तो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है यहाँ। इस पर था एग्जांपल नंबर 51। Advertisements through printed material like pamphlet, leaflet, diaries, calendar, T-shirts. As a part of the campaign Swachh Bharat, ABC has engaged a company GH for printing of 1 lakh pamphlet at a cost of 1 lakh to be distributed in the state of Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan. तो हम ये देखेंगे कितने कितने पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं। तो पैम्फलेट बांटे 20, 50 और 30, तो इसी हिसाब से 253 के रेशो में हमारा खर्चा भी पड़ेगा, 20,000, 50,000, 30,000, और उसी हिसाब से हमारा GST लगेगा। होर्डिंग्स में एडवर्टाइजमेंट हो रहा था अदर देन ट्रेन्स, तो ABC एज ए पार्ट ऑफ कैंपेन साक्षर भारत हैज एंगेज्ड ए फर्म फॉर पुटिंग अप होर्डिंग्स नियर द एयरपोर्ट्स इन द 4 मेट्रो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो इन्होंने रिलीज ऑर्डर इशूड बाय द ABC विल हैव द सिटी वाइज लोकेशन वाइज ब्रेकअप ऑफ द अमाउंट पेबल फॉर सच होर्डिंग्स। तो उसमें इनका लिखा हुआ है और उस हिसाब से इन्होंने बता दिया है। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दिस सर्विस is in Delhi, Maharashtra, Tamil Nadu and West Bengal. In such a case, the amount actually paid to IJ for holding in each of the 4 will constitute the value attributable to the that union territory state, जितना भी उन्होंने वहां पर खर्चा किया है। ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चारों एक से होर्डिंग नहीं है और हर जगह रेट भी सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है, साइज भी अलग अलग हो सकता है। ट्रेन पर ऐड आते हैं, तो ABC प्लेस एन ऑर्डर फॉर टू बी प्लेस्ड इन ट्रेन विद रिगार्ड टू द जननी सुरक्षा योजना। द लेंथ ऑफ ट्रैक in a state will vary from train to train. Thus, for advertisement to be placed on the Hazrat Nizamuddin Vasco de Gama Goa Express, which run through Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Goa. तो ये लेंथ देखेंगे, ट्रैक की लेंथ क्या है निजामुद्दीन से गोवा की, और कितने कितने स्टेट में आ रहा है, ठीक है, वो गवर्नमेंट की साइड से पता चल जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विसेज हमारी ये हर एक स्टेट आ जाएंगी जहां जहां से वो निकल कर गई है, और उसका रेशो हम देखेंगे। सपोज उसका रेशो ये आ रहा है और अमाउंट है 1,20,000 रुपए, तो वो इस रेशो में बढ़ जाएगा। रेलवे टिकट्स,
पर ऐड आ जाता है, ये आ गया ऐड, रेलवे टिकट है, ये आ गया इसमें। तो एबीसी हैज, अब इतनी गंदी टिकट छापी है, दिखाई भी नहीं दे रहा कुछ, टिकट तो साफ सुथरी ले लेते। ABC has issued a release order to MN for display of advertisement relating to उज्ज्वला योजना। ये तो जननी शिशु वाला लिखा हुआ है। खैर इन्होंने अपना उज्ज्वला योजना के बारे में बताया रेलवे टिकट्स पर, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी स्टेशन से बेचे जाएंगे। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, द वैल्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विस एट्रिब्यूटेबल टू these two states will be in the ratio of the number of railway stations in each state। तो ये कहते हैं जितने रेलवे स्टेशन है उस रेशो में बांटेंगे, क्योंकि हर एक रेलवे स्टेशन सब निकाल रहे हैं। अगर ये कहते हैं नंबर ऑफ टिकट्स तो वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता पता लगाना। तो मान लिया 713 स्टेशन मध्य प्रदेश में, 251 छत्तीसगढ़ में और 9,640 रुपए का बिल आया, तो इस रेशो में बढ़ जाएगा। तो अलग अलग हमें इनवॉइस इशू करने चाहिए। रेडियो स्टेशन पर जो ऐड आते हैं, जैसे एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का, FM रेडियो स्टेशन, ठीक है, तो अलग अलग जगह आ रहा है, अलग अलग स्टेशन बता रखे हैं हमें, है ना। तो हमें ब्रेकअप ऑफ अमाउंट को हर एक रेडियो स्टेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन द, अलग अलग जो स्टेट है, द प्लेस ऑफ सप्लाई हो सकता है कि वो स्टूडियो किसी और स्टेट में हो, लेकिन ब्रॉडकास्ट कहां पर हो रहा है वो उस हिसाब से हम देखे जाएंगे, सेपरेट इनवॉइस इशू करे जाएंगे। तो अमाउंट पेबल ऑन सच टू सच रेडियो स्टेशन which by virtue of its name is part of the each state, तो वो उस स्टेट का पार्ट है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स नेम। जैसे दिल्ली FM है तो दिल्ली गवर्नमेंट का ही है, क्योंकि वो दिल्ली में ब्रॉडकास्ट होगा। अब हो सकता है कि उसका स्टूडियो कहीं और बना रखा हो, उससे कोई लेना देना नहीं। टेलीविजन पर जो ऐड होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन चैनल्स, तो ABC issues a release order with QR channel for telecasting an advertisement relating to Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana in the month of November 2017. In the first phase, this will be telecast in the Union Territory of Delhi, UP, Uttarakhand, Bihar and Jharkhand. The place of supply of this service अलग अलग स्टेट में है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें व्यूअरशिप फिगर का पता लगाना पड़ेगा लास्ट वीक ऑफ सितंबर। मैंने कहा था ना पिछले क्वार्टर का लास्ट, यहाँ बाई चांस नवंबर है तो पिछला क्वार्टर का एंड सितंबर होता है, उसका लास्ट वीक। तो वहां से हमें पता चला कि हमारे इतने इतने लोग हैं अलग अलग स्टेट में, तो ये रेशो आ जाएगा, व्यूअरशिप का रेशो आ जाएगा और इस रेशो में ही पेमेंट होगी, ठीक है। सिंस द ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल क्लब्स यूपी एंड उत्तराखंड इनटू वन रीजन एंड बिहार एंड झारखंड इनटू अनदर रीजन, तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा। अगर उन्होंने पता चला अलग अलग नहीं बता रहे तो हमें फिर पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी, लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से क्या पॉपुलेशन है। बाय अप्लाइंग द रेशियो पॉपुलेशन ऑफ यूपी उत्तराखंड, तो हम व्यूअरशिप का पहले रेशियो देखेंगे, पहले हम व्यूअरशिप के रेशियो में बांटेंगे और फिर हम पॉपुलेशन के रेशियो में बांट देंगे अगर क्लब हो रहा है वो।
तो लिखा है लेट अस एज्यूम दैट द पॉपुलेशन ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड इज इन द रेशियो 9:1 और व्यूअरशिप इस रीजन की 2 लाख है, तो 2 लाख व्यूअरशिप आई थी, उस रेशो को 9:1 में बांट देंगे कि उस 2 लाख की जो व्यूअरशिप थी वो यूपी और उत्तराखंड की मिलाकर थी। अब उसमें कितने यूपी के हैं कितने उत्तराखंड के हैं तो पॉपुलेशन के रेशो में हमने बांट दिया, तो 180 और 20 आ गया। ऐसे बिहार और झारखंड की जो पॉपुलेशन है उनका रेशो 4:1 है और उनके लिए 1 लाख की व्यूअरशिप आ रही थी, तो वो 4:1 के रेशो में बांट के 80 और 20 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हमारी 1 लाख अलग से दिल्ली की हमें पता थी व्यूअरशिप, यूपी और उत्तराखंड की मिलाकर 2 लाख थी जो हमने अलग अलग बांट दी, बिहार झारखंड की मिलाकर 1 लाख थी जो अलग अलग बांट दी, तो इनका रेशो निकाल लिया हमने। अब जो टोटल बिल था उसे इस रेशो में डिवाइड करा जाए। सिनेमा हॉल्स में ऐड आ रहा है, तो इन्होंने डिस्प्ले करा है चेन्नई और हैदराबाद, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये चेन्नई तमिलनाडु में और हैदराबाद तेलंगाना में है। तो अमाउंट एक्चुअली पेड टू द सिनेमा हॉल और स्क्रीन एज द केस में भी, तो हमारा हो जाएगा सेपरेट इनवॉइस बनने चाहिए, तो नंबर ऑफ स्क्रीन या नंबर ऑफ सिनेमा हॉल देखे जाएंगे। इंटरनेट, अब इंटरनेट में तो हमारा पूरे इंडिया में चलता है वो, है ना, तो इन्होंने एक कैंपेन करा है, लिंक आधार कार्ड को लिंक करिए बैंक अकाउंट से, तो ये ऐड पूरे इंडिया में चल रहा है पता चला। तो उसको सर्टेन वेबसाइट पर चल रही है, तो हमें ये पता चला कि सर्विसेज को हमें टेलीकॉम रेगुलेटरी TRAI के थ्रू देखना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि जिस समय इन्होंने चलाया है, तो पिछले इन्होंने कहा है हैज द फर्स्ट रेफर टू द टेलीकॉम रेगुलेटरी फिगर फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च 2017, तो उसमें ये था मेरे ख्याल से लास्ट ईयर का था, है ना, लास्ट ईयर के क्वार्टर, लास्ट ईयर, इसलिए इन्होंने डेट नहीं बताई कब दिया, लेकिन वो लास्ट ईयर के क्वार्टर का था। ये रहा ना, figure for the last quarter of the given financial year will be use the number of internet subscriber for the succeeding financial year। तो यहाँ पर हमें इन्होंने बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल से स्टडी मटेरियल एक बार इन्होंने छापा होगा 2017 में, वही चलता हुआ जा रहा है, इन्होंने डेट को चेंज नहीं करा उसके बाद। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि ऐड कब दिया, जैसे पिछले एक एग्जांपल में नवंबर 17 था ना, तो वो नवंबर 17 का ही बाय डिफॉल्ट चलता हुआ रहा है, इन्होंने यहाँ लिखा नहीं है। तो नवंबर 17 के लिए पिछले ईयर का लास्ट मार्च 17 में हमने देखा। दिस फिगर शो सर्विस एरिया वाइज, तो 22 सर्विस एरिया है, कुछ स्टेट इंडिविजुअल हैं और कुछ क्लब हैं, तो जहां क्लब होंगी वहां उस स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से हम बांट देंगे, जैसे अभी हमने देखा था, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट थ्रू SMS, तो इन्होंने कहा आसाम में टेलीकॉम सर्कल में इन्होंने बांटा है, तो आसाम का ऐड हो जाएगा वो। नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने बांटा, तो SMS करा, तो अलग अलग स्टेट आ गई। तो रेशो पॉपुलेशन लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से हमने देखा, लेटेस्ट सेंसस विल हैव टू बी डिटरमाइन दिस रेशो अप्लाइड टू द टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, तो उसे पॉपुलेशन के रेशो में बांट दें। ABC commissions UV to send short service to voter asking them to exercise the इलेक्शन जो भी हैं गोवा और महाराष्ट्र में हो रहे थे, तो महाराष्ट्र और गोवा के बारे में सब्सक्राइबर और पॉपुलेशन के हिसाब से हम बांट देंगे। तो ये पूरा पढ़ना और समझ में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यही वाली सारी बातें यहाँ चल रही हैं। तो ये था हमारा सर्विसेज के लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो है इंटर स्टेट सप्लाई, सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट। तो आज हमने सेक्शन 12 का एनालिसिस कंप्लीट किया
जहां पर हमें बता रखा था कि अलग अलग टाइप की सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई